हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं भारतीय कृषि। बहुत सारे हमने एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चंस तो सोल्व कर ही रखे हैं, लेकिन आज हम बेसिक एग्रीकल्चर के बारे में जान लेते हैं, वो भी इंडिया जीके से एग्रीकल्चर से संबंधित। ठीक है, क्योंकि आप सभी को ये क्वेश्चंस भी पता होना चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर से हो तो आप सभी को ये क्वेश्चंस भी पता होना चाहिए, इसलिए याद रखिएगा इस वीडियो को भी आपको एंड तक ज़रूर देखना है, जिससे कि आपके सभी क्वेश्चन से वीडियो के साथ ही कवर हो जाएंगे। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से जाइए यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे कि जब भी हमारी कोई नई क्लास लगेगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हम जानेंगे कि भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है। इस क्वेश्चन को करने से पहले याद रखिए, ये तो आप सभी को पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। अब अगर आपको ये पता है कि कृषि प्रधान देश है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन लिया जाता है, मतलब यहाँ पर जो कृषि उत्पादन लिया जाता है, इसका ज़्यादातर हिस्सा किस पर निर्भर करता है? याद रखिएगा, वर्षा पर निर्भर करता है, मतलब रेनफॉल पर डिपेंड होता है। किस पर होता है? रेनफॉल पर डिपेंड होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि वह कौन सी सीजन है। ठीक है, सीजन से संबंधित ये क्वेश्चन है कि जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है, वह क्या कहलाती है? ये तो आप सभी को पता है, सभी गांव से ही बिलोंग करते होंगे। तो याद रखिएगा, रबी सीजन की जो सोविंग की जाती है, मतलब बुआई की जाती है, ये की जाती है अक्टूबर में, और इसकी जो कटाई की जाती है, मतलब इसकी जो हार्वेस्टिंग की जाती है, ये की जाती है अप्रैल में की जाती है। इसी अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जान लेते हैं कि वह सीजन जिसमें हम बुआई तो कब करते हैं? जुलाई में, और उसकी जो हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब उसकी कटाई है, ये कर लेते हैं हम अक्टूबर में। तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है खरीफ की फसल बोला जाता है। ठीक है, सभी को पता है कि खरीफ की बुआई करते हैं जुलाई में, और इसकी जो काट छाट है, मतलब सॉरी हार्वेस्टिंग जो करते हैं, कटाई जो करते हैं, ये करते हैं अक्टूबर में। और रबी की अक्टूबर में बुआई करते हैं और अप्रैल में काट लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार हो जाती है, मतलब आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है कि रबी और खरीफ की फसल के बीच का जो काल होता है, मतलब जो पीरियड होता है, उस पर कौन सी फसल को लिया जाता है? आप सभी को पता है, जो याद रखिएगा, जायद की फसल है वो कब ली जाती है? रबी और खरीफ दोनों के सीजन के मध्य जो काल रहता है, जो पीरियड रहता है, उसी के मध्य हम जो फसल लेते हैं उसी को बोला जाता है, याद रखिएगा, जायद की फसल लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है कि खरीफ की फसल के कुछ एग्जाम्पल्स आप बताइए। तो यह तो आप सभी को पता है, इनमें आपको कुछ जानने की तो है नहीं, बस एक बार देख लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है। जैसे कि मान लीजिए ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, मक्का हुआ, चावल हुआ और तिल हुआ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ठीक है, इसी प्रकार हम जान लेते हैं कि रबी की फसल। तो रबी की फसल भी आप सभी को पता है कि गेहूं हुआ, चना हुआ, जौ हुआ, मटर हुआ, सरसों हुआ और आलू हुआ। इसके सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप क्या याद करोगे? जो भी आपके मन में आता है वो लिख दो। ठीक है, आपको चाहे 12th के एग्ज़ाम में पूछे या फिर कोई से में भी, आप जो भी आपको मन करे, जैसे कि मान लीजिए रबी की बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो उनको आप नोट कर सकते हो, या फिर खरीफ के बहुत सारे एग्जाम्पल है, उनको भी आप नोट कर सकते हो। इनमें तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि जायद की फसल कौन सी है। तो याद रखिए कि जितने भी कुकुरबिटेसी है, जायद की फसल में याद रखिएगा, जितनी भी जो कुकुरबिटेसी फसलें हैं, ये सभी किस में आती है? याद रखिएगा, जायद की फसल में ही आती है। ठीक है, तो आप आसानी से इसके एग्जाम्पल्स बता ही दोगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको लिख भी रखे हैं कि जैसे कि खरबूजा हुआ, ककड़ी हुआ और खीरा हुआ। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं? जायद की फसल के ही एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे कि नकदी की फसल कौन सी है। अब याद रखिएगा, नकदी की फसल होती क्या है? क्या आपको ये पता है? तो यहाँ पर मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि नकदी की फसल, नकदी की फसल मतलब इसे बोला जाता है कैश क्रॉप। अब ये कैश क्रॉप होती क्या है? तो याद रखिएगा, इसको आप डायरेक्टली ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए कोई सी भी हमारी फसल है, हमारे यहाँ पर खेत है, और इसमें ऐसी कोई सी भी फसल है जिसे हम क्या करते हैं? डायरेक्ट हार्वेस्ट करते हैं, उससे डायरेक्ट हम सेल कर देते हैं, मतलब उसे हम डायरेक्ट बेच देते हैं। तो ये किस प्रकार की फसल हुई? याद रखिएगा, ये होती है कौन सी? कैश क्रॉप होती है।
ठीक है, मतलब इसको डायरेक्ट हम हार्वेस्ट करेंगे, इसके बाद में हम तुरंत क्या करेंगे, इसे हम बेच देंगे। इसमें कोई हम प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई थ्रेसिंग वगैरह हम नहीं करेंगे, बल्कि इसे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हार्वेस्ट करेंगे और तुरंत हम इसे बेच देंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझ सकते हो, वैसे आपको बहुत सारे डेफिनेशंस अलग अलग किताबों में मिल जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जान लेते हैं कि इसने क्या लिखा है। ठीक है, तो चावल को आप रहने दीजिए, आप गन्ना को लिख लीजिए यहाँ पर कि गन्ना क्या है, एक प्रकार की, याद रखिएगा, एक प्रकार की केस फसल है, मतलब केस क्रॉप है। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, जैसे कि मान लीजिए कपास हुआ, इसे भी हम डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की केस क्रॉप है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जानेंगे कि किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, चावल का कटोरा, चावल का कटोरा। और यहाँ पर क्या पूछा है, किस क्षेत्र को बोला जाता है, तो वो बोला जाता है कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा होता है। तो आपको सभी को पता है, याद रखिएगा, जितने भी जो एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन लिया जाता है, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में ले सकते हो, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए गन्ना का प्रोडक्शन हो, गन्ना का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी कहाँ पर लिया जाता है, यूपी में ही लिया जाता है। गेहूँ का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर लिया जाता है, वो भी यूपी में ही लिया जाता है। इसलिए याद रखिएगा, जितने भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा कहाँ पर लिया जाता है, वो लिया जाता है यूपी में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है। तो ये तो आप सभी को पता है कि याद रखिएगा, सबसे अधिक कौन सी फसल ली जाती है, यहाँ पर ली जाती है धान फसल को लिया जाता है। इसके साथ साथ एक और सामान्य जीके के क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए आपको अगर कोई पूछ लेता है कि धान या चावल में क्या अंतर है। आपने ये दोनों नाम कई बार सुने होंगे, एक होता है धान, एक होता है चावल। तो याद रखिएगा, ये चावल क्या होता है और धान क्या होता है। अगर आपने पहले क्लास ली होगी तो मैंने आपको पहले भी ये बता चुका हूँ, तो आप सभी को पता होगा, लेकिन यहाँ पर नई स्टूडेंट है वो समझ लीजिए कि अगर आपसे बाई चांस कोई पूछ लेता है कि धान या चावल में डिफरेंस क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है, तो एक बात याद रखना कि धान से छिलका सहित, ऐसे आप बोल सकते हो कि छिलका सहित चावल को धान कहते हैं। छिलका सहित मतलब छिलका नहीं उतारते हैं, जब तक क्या होता है वो धान होता है, और जब हम उसका छिलका उतार देते हैं, मतलब हटा देते हैं, उसके बाद में वो क्या हो जाता है, चावल हो जाता है। छिलका सहित क्या कहलाता है, धान, और चावल क्या होता है, छिलका रहित। ठीक है, समझ गए, मतलब इसमें हम छिलका हटा देते हैं और इसमें हम छिलका रखते हैं। ठीक है, दोनों में बस एक डिफरेंस है, आप इजीली याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, याद रखिएगा, हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। किसको माना जाता है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं भारतीय एग्रीकल्चर के बारे में, मतलब भारतीय कृषि के बारे में हम जान रहे हैं, और भारत में याद रखिएगा हरित क्रांति के जनक किसे बोला जाता है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को ही बोला जाता है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछ लेता है कि मान लीजिए कि विश्व में ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति का जनक किसे बोला जाता है, तो आप सभी को क्या बताना है, याद रखिएगा, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। विश्व में अगर आपसे पूछता है तो विश्व में कौन है जनक हरित क्रांति के, वो होते हैं डॉक्टर N.E. बोरलॉग। और अगर आपसे पूछता है भारतीय हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो आप सभी को क्या बताना है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, दोनों याद रख पाओगे, विश्व में कौन है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, और भारत में कौन है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और अगर हम बात करते हैं जो हरित क्रांति की जो शुरुआत की गई थी, मतलब इसकी शुरुआत की गई थी, इसका स्टार्टअप किया गया था, ये कब किया गया था, ये याद रखिएगा 1966 से 1967 के मध्य किया गया था। यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग है, इसे आप याद ना करें, इसे आप ज़रूर नोट कर ले कि इसकी जो स्टार्टअप है, ये वैसे तो आप सभी को पता ही है, इसकी स्टार्टअप है, ये किया गया था 1966 से 1967 में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो याद रखिएगा, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, क्या था, याद रखिएगा, इसका मेन ऑब्जेक्ट मतलब इसका उद्देश्य वो था, याद रखिएगा, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। अब आत्मनिर्भर मतलब खुद पर डिपेंड होना, आत्मनिर्भर मतलब खुद पर डिपेंड होना। और हम अब अगर आपसे पूछा जाता है कि आप खुद पर डिपेंड कैसे होगे,
तो याद रखिएगा अधिक से अधिक हम प्रोडक्शन लेकर, ठीक है, कैसे हम करेंगे, अधिक से अधिक हम प्रोडक्शन लेकर। अगर हमारे पास जो उत्पादन है तो उसकी तो हमें कोई चिंता है ही नहीं, उसकी तो हमें कोई चिंता है ही नहीं ना, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतना प्रोडक्शन हो रहा है कि जिससे कि हमारा पेट भर सकता है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो हम उससे एक तरीके से बोल सकते हैं कि हम आत्मनिर्भर है, मतलब दूसरे पर हम निर्भर नहीं है बल्कि सेल्फ डिपेंडेंट है, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर आपसे बात की गई है कि खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। मतलब आप दूसरे वर्ड में अगर समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था कि खाद्यान्न उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, ठीक है। और ये लागू भी हुआ था, इसका जो रिजल्ट आया था उसका यही परिणाम था कि जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें बहुत सारी बढ़ोतरी हो गई थी, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही, मतलब इसमें जो प्रोडक्शन बढ़ा था वो किस फसल का सबसे ज़्यादा बढ़ा था। याद रखिए कि गेहूँ और चावल का बढ़ा था सबसे ज़्यादा। जो याद रखिए इसका जो प्रभाव पड़ा था ये किस फसल पर पड़ा था, गेहूँ और चावल पर पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जान लेते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है। तो अब इसे हम जान ही लेते हैं कि धान्य भंडार के नाम से याद रखिएगा पंजाब को बोला जाता है। धान्य भंडार के नाम से किसे जाना जाता है, पंजाब को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है, अब इन दोनों को आप क्वेश्चंस को दोनों को एक साथ याद रखिए, फल उत्पादन और सब्जी उत्पादन। फल व सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, सेकंड स्थान है। फल और सब्जी के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, सेकंड स्थान है। अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट स्थान किसका है, तो फर्स्ट स्थान याद रखिएगा चीन का होता है, चाइना का होता है, ठीक है। फल और सब्जी इन दोनों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, द्वितीय। और अगर आपसे पूछता है प्रथम स्थान किसका है, तो चीन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है। तो याद रखिएगा नीली क्रांति, नीली क्रांति, तो इसका जो संबंध होता है ये होता है मत्स्य उद्योग से। किससे होता है, मछली पालन से होता है। और मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, पीसी कल्चर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है। तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति का जो संबंध है ये होता है दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गोल्डन रिवोल्यूशन मतलब सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बागवानी व शहद उत्पादन से। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि जो गोल्डन रेवोल्यूशन मतलब जो सुनहरी क्रांति है इसका संबंध किससे होता है, तो ये होता है बागवानी व शहद उत्पादन से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जान लेते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि गोल क्रांति किससे संबंधित है। तो याद रखिए गोल क्रांति का जो संबंध होता है ये होता है आलू उत्पादन से, ठीक है। तो आप इसे कैसे याद रखोगे, नॉर्मली याद रख ही लोगे कि आलू क्या होता है, गोल होता है। और आलू से संबंधित कौन सी क्रांति है, गोल क्रांति चलाई गई है, ठीक है, मतलब राउंड रेवोल्यूशन। आलू से संबंधित कौन सी क्रांति है, राउंड रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जान लेते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है, कृष्णा क्रांति। अब कृष्णा का मतलब आप क्या समझ रहे हो यहाँ पर, वैसे इसे आप दूसरे वर्ड में जान लीजिए क्योंकि आपने शायद ये सुना नहीं है। कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है, शायद ये कुछ अलग वर्ड है, अलग क्वेश्चन था, उसके बेस पर ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो इसे हम स्किप करते हैं, इसके शायद इसकी जगह हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है काली क्रांति का संबंध, तो याद रखिए काली क्रांति का संबंध किससे होता है, ज़ेट्रोपा से होता है। काली क्रांति का संबंध किससे होता है, याद रखिएगा ज़ेट्रोपा से होता है। किससे होता है, ज़ेट्रोपा से होता है। और ज़ेट्रोपा क्या होता है, ज़ेट्रोपा के बारे में आपको मैंने कई बार आपको बताया है कि ज़ेट्रोपा क्या होता है, एक प्रकार की तिलहनी फसल होती है। ज़ेट्रोपा क्या होती है, एक प्रकार की तिलहनी फसल होती है, ठीक है, तिलहनी फसल होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने % भाग, सॉरी यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, ये होती है झींगा उत्पादन से। मतलब याद रखिएगा पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है,
झींगा उत्पादन से संबंधित है। और झींगा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्रॉन से संबंधित है। याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछता है गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे होता है? झींगा उत्पादन से। और इसे याद रखिएगा, झींगा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्रॉन रेवोल्यूशन। प्रॉन, झींगा को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? प्रॉन बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे कि भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या के कितने % भाग कृषि में लगा हुआ है। मतलब यहाँ पर याद रखिएगा, ओवरऑल जितनी भी यहाँ पर पॉपुलेशन है उसका 65% है, उसका 65% तो केवल और केवल किस पर डिपेंड है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, कृषि पर डिपेंड है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो याद रखिएगा, नीलगिरी की जो पहाड़ी है उन पर कौन सी फसल को लिया जाता है? वो लिया जाता है कॉफ़ी को लिया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? नागपुर। और नागपुर कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम जान लेते हैं, जो कि एक काफ़ी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे आप इसका ज़रूर ध्यान रख ले कि अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो नासिक। और नासिक भी कहाँ पर पड़ता है? याद रखिएगा, महाराष्ट्र। शायद नासिक नागपुर में पड़ता है और नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। आप इसे एक बार चेकआउट कर लें, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न है कि नासिक कहाँ पर स्थित है। वैसे नागपुर में स्थित है और नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। फिर भी एक बार आप चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा मिस्टेक हो ही जाती है, कभी कभी माइंड से निकल जाती है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप एक बार चेक कर लिया करो, जिससे कि आपको गलत याद ना हो। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बंजर भूमि तथा बिना उपयोग की भूमि का प्रतिशत भारत में कितना है। मतलब भारत में जितनी भी यहाँ पर लैंड है, भूमि है, इसका कितना % भाग ऐसा पड़ा है जिसकी ना तो कोई खेती की जाती है, ना ही किस प्रकार का उसका प्रयोग किया जाता है। वो कितने % खेती है, सॉरी कितने % ज़मीन है, तो वो होती है, याद रखिएगा, 24%। मतलब यहाँ पर याद रखिएगा, जो ओवरऑल लैंड है इसका 24% तो कोई भी काम नहीं आ रहा है, वो बस ऐसे ही पड़ा है। ना उस पर कोई खेती है, ना कोई उस पर भवन है, कुछ भी नहीं है, बस वो खाली पड़ा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, नकदी फसल किसे कहते हैं। नकदी फसल किसे कहते हैं। अब यहाँ पर डेफिनेशन के बारे में हम बात करेंगे कि नकदी फसल तो वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा लगाई जाती है, उसे बोला जाता है नकदी फसल। इसके एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे रखे हैं कि जैसे कि मान लीजिए कपास हुआ, गन्ना हुआ, तंबाकू हुआ, जूट हुआ, ये सभी क्या होती है, याद रखिएगा, नकदी फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे कि रबी की फसल, तो ये तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही जान लिया था कि रबी फसल किसे कहते हैं, जिसकी बुआई हम अक्टूबर में करते हैं, अक्टूबर से नवंबर के मध्य। और इसकी जो कटाई करते हैं हम करते हैं मार्च से अप्रैल के मध्य। और इसके एग्जाम्पल भी हमने जाने थे कि गेहूँ हुआ, जौ हुआ, चना हुआ और मटर, ये सारी क्या होती है, रबी की फसलें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जान लेते हैं कि खरीफ की फसल, तो याद रखिएगा, खरीफ की फसल किसे बोला जाता है, ये बोला जाता है कि वह फसल जिसकी बुआई जून से जुलाई के मध्य और इसकी कटाई नवंबर से दिसंबर के मध्य की जाती है, इसी को बोला जाता है खरीफ की फसल। जिसके एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे रखे हैं कि धान हुआ, गन्ना हुआ, तिलहनी फसल हुई, कपास हुआ, मक्का हुआ, तिल हुआ और ज्वार या फिर बाजरा हुआ। ये सभी क्या होती है, खरीफ की फसलें होती है। अब हम जान लेते हैं कि जायद की फसल, तो जायद की फसल के बारे में अगर हम जानते हैं कि तो खरीफ और रबी इन दोनों सीजन के मध्य जो फसल को लिया जाता है उसी को बोला जाता है जायद फसल। और जायद फसल की बुआई का समय रहता है मई से जून के मध्य और इसकी जो कटाई की जाती है ये की जाती है जुलाई से अगस्त के मध्य। और इसके एग्जाम्पल भी हमने पहले ही जान लिए थे कि कुकुरबिटेसी की जितनी भी जो फसलें हैं वो सभी किस में आती है, दलहनी, सॉरी कुकुरबिटेसी फैमिली में ही आती है। क्या बोल रहा हूँ यार, जायद की फसल में आती है, सॉरी। ठीक है। तो जायद की फसल में आती है कि राई हुआ, उड़द हुआ, मूंग हुआ, तरबूज हुआ, खरबूजा हुआ, ककड़ी हुआ और खीरा हुआ, ये सभी क्या होती है, याद रखिएगा, ये सभी जायद की फसलें होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जान लेते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया कि झूमिंग खेती क्या है। झूमिंग खेती क्या है, तो ये क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। तो एक बार मैं इसको पढ़कर सुना देता हूँ, इसके बाद में हम जान लेंगे कि झूमिंग खेती होती क्या है। ठीक है। तो पहले आप सुन लीजिए कि इसमें जंगलों को काटकर भूमि साफ की जाती है, इसके बाद इस भूमि पर खेती की जाती है। कुछ दिनों बाद भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने पर
यह भूमि छोड़ दी जाती है और इस तरह खेती पूर्वोत्तर के राज्यों में की जाती है। झूम खेती को मलेशिया में लाडांग, फिलीपींस में चोगन, मैक्सिको में मिलीप, श्रीलंका में चेन्ना और वेनेजुएला में कोनिको कहते हैं। तो क्या आप समझ गए कि झूमिंग खेती क्या होती है? अगर नहीं समझे हैं तो अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि क्या होता है कि जो आदिवासी होते हैं, मतलब जंगल में जो लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं सबसे पहले कि जितने भी जो पेड़ पौधे होते हैं जहाँ पर उनको खेती करनी होती है, सबसे पहले उनको क्या करते हैं, वो जला देते हैं। क्या करते हैं, उनको जला देते हैं। ठीक है, जलने के बाद में क्या होता है कि वहाँ पर क्या होती है, जैसे कि आप बोलते हो देसी भाषा में बानी। ठीक है, मतलब जो राख इकट्ठी होती है वो क्या होती है, उसको याद रखिएगा, फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देती है। मतलब वहाँ की जो मर्दा होती है उसको वो क्या करती है, याद रखिएगा, उसकी उर्वरता शक्ति को बढ़ा देती है। और उर्वरता शक्ति अगर बढ़ती है तो उससे क्या होता है कि वहाँ पर जो भी हम खेती करते हैं तो उससे क्या होता है, वो प्रोडक्शन अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा वो कुछ टाइम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 महीने हुआ, 3 महीने हुआ, या फिर 4 महीने हुआ, या फिर सीजन आप मान सकते हो, याद रखिएगा। ठीक है, 1 साल रहे, 2 साल रहे, उसके बाद में वो क्या करते हैं, उस खेती को वो छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, उस खेती को वो छोड़ देते हैं और इसी प्रकार से वो दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। दूसरे क्षेत्र में फिर से वो क्या करते हैं, पहले पेड़ों को जला देंगे, उसके बाद में वहाँ पर खेती सेती करेंगे। और जहाँ जब उसकी उर्वरता शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, मतलब वहाँ का जो खेती है उसमें प्रोडक्शन कम मिलेगा, तो फिर से उस क्षेत्र को छोड़ देंगे, उस क्षेत्र को छोड़ देंगे और फिर से एक नए स्थान पर चले जाएंगे। ये क्रिया उनकी चलती रहती है, सालों दर साल वो चलती रहती है, क्योंकि उनका रहन सहन ऐसा है, उनकी खेती करने का तरीका ऐसा है। और ये कहाँ पर ली जाती है, मुख्यतः याद रखिएगा कि भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहाँ पर इसे लिया जाता है। ठीक है, और इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसे मलेशिया में किस नाम से जाना जाता है, झूमिंग खेती को लाडांग के नाम से जाना जाता है। फिलीपींस में इसे चोगन के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको में इसे मिलीप के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में इसे चेन्ना के नाम से जाना जाता है और वेनेजुएला में इसे कोनिको के नाम से जाना जाता है। मतलब इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। वैसे एक खेती सामान्यतः की जाती है, ठीक है, आदिवासी लोगों के द्वारा। ओके, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि देश में कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। तो याद रखिए, जितना भी यहाँ पर जो एरिया है उसका 15% हिस्से पर केवल गेहूं की खेती की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन को तो पहले ही सोल्व कर रखा है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ता है, चावल और गेहूं पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने पहले ही पढ़ रखा है कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किन्हें जाना जाता है, या फिर जो जाता है, या फिर जनक किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है, याद रखिएगा, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को बोला जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। तो लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन हमने पहले ही सोल्व कर रखा है कि हरित क्रांति की जो शुरुआत है, मतलब इसका जो स्टार्टअप किया गया था, ये किया गया था 1966 से 1967 में किया गया था। ओके, तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो जल्दी से जाइए, सभी कमेंट करिए और बताइए हमें कि आज की क्लास आपको कैसी लगी।